नमस्कार। करियर एडवाइस परामर्श के आज के अंक में हम चल रहे हैं करियर काउंसलर प्रोफेसर संजय सिंह बघेल सर के पास और जानते हैं ऐसे बहुत सारे सवाल जो एक नए कॉलेज स्टूडेंट के मन में आ रहे होंगे। हम सभी जानते हैं जीवन का हर नया पड़ाव बहुत सारी चुनौती और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स लेकर आता है। तब ऐसे ही कुछ साथी होते हैं जो हमें राय देते हैं, सलाह देते हैं और हमारी इस कठिनाई को सरल बनाते हैं। तो संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में और हमें बहुत अच्छा लग रहा है और पूरा विश्वास है कि आज वो सारे सवाल जो एक स्टूडेंट अपने मन में लेकर आया है कि कॉलेज जाना है और कॉलेज में क्या होगा, तो बच्चों की ही तरफ से मैं आपसे पहला सवाल करती हूँ कि एक स्कूल के आखिरी दौर में ही शुरू हो जाता है कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं किसी खास कॉलेज में जाऊं, और जब वो खास कॉलेज में जाने की बात आती है तो साथ में कोर्स को सोचना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में अपने सपने में प्राथमिकता किसे दें, एक अच्छे कॉलेज को या किसी अच्छे कोर्स को? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और ये बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि कोर्स को बेसिकली वो वरीयता दें या कि कॉलेज को। कॉलेज एक किसी भी बच्चे का सपना होता है। जैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही उदाहरण लें तो बहुत सारे बच्चों का एक सपना होता है कि ये सीआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़े, या हिंदू कॉलेज में पढ़े, या मिरांडा हाउस में पढ़े, या सेंट स्टीफेंस में पढ़े, क्योंकि मीडिया के माध्यम से अलग अलग कॉलेजों का वो नाम जो है सुनता रहता है। अब सवाल उठता है कि कोर्स उसका कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट भी होता है। मान लीजिए किसी बच्चे का हिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा, किसी का पोल साइंस में होगा, तो किसी का लिटरेचर में होगा। अब क्या होता है कि जीवन में जब हम संघर्ष में होते हैं तो अंक ये ऐसा नहीं होता कि जो हम जितने अंक पाए हैं उसी अंक के आधार पर आपको मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा। तो देखना यह है कि आपका लक्ष्य क्या है। आप शॉर्ट टर्म लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं या लॉन्ग टर्म लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आपके एक तरह से आपको स्वयं जो है ये दूसरा नहीं बताएगा, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, जिसको हम बोलते हैं पर्पज ऑफ लाइफ क्या है। यदि जिस दिन आप ये समझ जाएंगे तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म गोल की तरफ जाएंगे। तब आपके लिए कोर्स महत्वपूर्ण हो जाएगा, कॉलेज महत्वपूर्ण नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप सोचेंगे कि अभी हमारे दोस्त लोगों का हिंदू कॉलेज में हो गया या किसी का मिरांडा हाउस में हो गया तो हमें भी वहीं एडमिशन लेना है, चाहे हमें आपका मनचाहा कोर्स मिले या ना मिले। लेकिन मेरा मानना है कि हमेशा लक्ष्य जो है बहुत ऊंचा रखना चाहिए और बड़ा रखना चाहिए। तो कॉलेज की जगह, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जब पढ़ने जा रहे हैं तो सभी जो है सलेबस आपका सेम रहेगा, डिग्री आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी देगी, कोई कॉलेज नहीं देता है। तो मुझे लगता है ऐसे सिचुएशन में जहां आपको लग रहा है कि थोड़े अंक कम आए हैं, कोई दूसरा कॉलेज मिल रहा, तो मैं बोलूँगा कोर्स को आप तवज्जो दीजिए, कोर्स का चयन कीजिए। और यदि आपको चाहते हैं कि अंत में हमें कहीं ना कहीं ब्रांडिंग मिले कि उस कॉलेज में हम पढ़ाई किए हैं, तो पहले साल आप इतनी मेहनत कीजिए, टॉप 5 में आइए और माइग्रेशन ले जाइए। माइग्रेशन लेकर आप उस कॉलेज में एडमिशन, एक अपॉर्चुनिटी रहती है हमेशा, आप जा सकते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कोर्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है बशर्ते कि कॉलेज के। बिल्कुल, मैं भी आपकी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ। और संजय जी, आपको तो पता ही है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कंटेंट्स होता है और आगे जाके ये नहीं पता होता कि एक जब विषय चुनते हैं तो उसके साथ एक चेन बनी हुई है। तो क्या उन सब का ख्याल रहता है? जैसे मान लीजिए कि कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसके मन में वही 2-3 चीज़ें चलती हैं कि मुझे सीए करना है, फिर सीएस करना है या एमबीए करना है। इसके अलावा इतने सारे नए विषय जुड़ गए हैं, तो उसको किस तरह से दिशा दी जाए? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और प्रासंगिक भी है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो ले दे करके 8 से 10 नौकरियां होती थीं। तो कुछ बच्चे जो हैं, मान लीजिए कि आप पहले देखते थे स्टेट सर्विस होती थी, नहीं सिविल सर्विस होती थी, और 12th के बाद बच्चे मैक्सिमम इंजीनियरिंग या डॉक्टर की तरफ चले जाते थे, नहीं थानेदार या पुलिस, इस तरह की कुछ गिनी चुनी नौकरियां थीं। लेकिन जैसे ही आप कहा कि मान लीजिए कॉमर्स का उदाहरण लें, तो कॉमर्स के भीतर इतने सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सीए का फील्ड हो, चाहे वो सीएस का फील्ड हो, चाहे एमबीए का ही फील्ड हो। तो मान लीजिए हम एक एमबीए का ही उदाहरण लें। बच्चे क्या है ना, कैट तो जानते हैं और एमबीए भी जानते हैं कि कैट की परीक्षा हम पास करने के बाद एमबीए में एडमिशन हो जाएगा। वो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं कि आईएम वगैरह में उनका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे सब बच्चों को बताना चाहूँगा, एमबीए के भीतर भी इतने सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं। जैसे एक मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया,
लॉजिस्टिक हो गया, रिटेल हो गया, इतने सारे इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, कॉरपोरेट बिजनेस हो गया, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुलती। इसी तरह सीए में देखिए, सीए में टैक्सेशन हो गया, कॉरपोरेट लॉ हो गया, बिजनेस अकाउंट्स हो गया, शेयर मार्केट में बहुत सारे एवेन्यूज़ खुलते हैं। तो कॉमर्स के भीतर भी तमाम तरह कितने सारे आज एवेन्यू हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है। तो मुझे लगता है जब तक आप फील्ड में उतरते नहीं तो आपका अपना नहीं पता चल पाता है कि हम किसके लिए बने। आजकल हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो है कॉमर्स भी नहीं करते, छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स कर लेते हैं शेयर मार्केट ट्रेडिंग का, और 3 महीने 6 महीने का कोर्स करके जितना आप कमाएंगे नौकरी करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, वो बच्चे उसी में खेल करके अपना पैसा कमा रहे होते हैं। तो एक स्पेशलाइज्ड कोर्स भी कई बार बहुत महत्वपूर्ण होता है यदि आपको बैंकिंग, फाइनेंस और इस तरह की चीज़ें समझ में आती। तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज़ आज बहुत ज़्यादा ओपन हो गई हैं। उन सबको समझ करके आपको एक निर्णय लेना चाहिए कि हम किसके लिए बने हैं, हमारा इंटरेस्ट क्या है। उसी हिसाब से मुझे लगता है अपना एक स्पेशलाइजेशन भी कॉमर्स के भीतर ढूंढना चाहिए। बिल्कुल, इसी से जुड़ी एक बात और है कि बच्चे अपना गोल सेट करते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया और सोचा कि हम प्लान ए ऑप्ट करने वाले हैं, लेकिन क्या प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी? आपको इस तरह से अपने पास विकल्प रखने चाहिए। बहुत अच्छा सवाल फिर से आपने पूछा है। मुझे लगता है कि यदि आप एक निश्चित लक्ष्य लेकर चलते हैं और सही स्ट्रेटजी के साथ आप चलते हैं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलते हैं। जैसे क्या होता है कि कई सारे बच्चे, जैसे हम अपना ही उदाहरण लें तो जब मैं पढ़ रहा था ग्रेजुएशन तो मुझे नहीं पता था कि सिविल सर्विस मान लीजिए देना है, कौन सी बुक पढ़नी। 3 साल हमने खूब पढ़ाई की, लेकिन सवाल कहाँ से पूछे जा रहा था ये गाइडेंस मुझे नहीं मिला। तो जो मैं 3 साल बाद समझ पाया, कुछ बच्चे जो मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एक इन्वायरमेंट मिलता है हॉस्टल के रहते हुए, आसपास के अपने कंपटीटर को देखते हुए, तो वो जानते हैं कि सवाल आजकल कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं, किस बुक को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए कई बार होता है आपके लिए गाइडेंस कहें, मेंटोर कहें या कोचिंग होती है, वो सब ये चीज़ एनालिसिस करते रहते हैं, जहाँ जानकारी वहाँ से मिल जाती है। तो आपको क्या है कि यदि एक अच्छा टारगेट लेकर चलते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ आप चलते हैं, स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं, तो हम नहीं कहते, ये ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, दुनिया के बहुत मशहूर पर्सनालिटी डेवलपर हैं, कि यदि हम कोई लक्ष्य लेकर चलते हैं, बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं और सही तरीके से चलते हैं, तो उसमें सफलता का प्रतिशत मान लीजिए 3% है, तो 3 में 2.97% आप जो चाहिए वो मिलता ही मिलता है। लेकिन क्या है कि जब हम अनमने से, आधे अधूरे मन से करेंगे, पूरी प्लानिंग के साथ नहीं करेंगे, जानकारी नहीं रहेगी, तो आप अपने लक्ष्य में नहीं पाएंगे। लेकिन देर हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है लगे रहेंगे, आप लगे रहेंगे, बार बार अभ्यास कर रहेंगे, तो आपको मान लीजिए आईएएस बस बनने का सपना है, आईएएस नहीं बन पाए तो पीसीएस में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो ये है कि लक्ष्य बड़ा लेकर चलें, तो आपको उसके वो ना मिले तो उसके बराबर दूसरे जो ऑप्शन मिल जाएंगे। और यदि वो भी नहीं होता तो हम कहते हैं कि वो भगवान जब एक दरवाज़ा बंद करता है तो एक विंडो खोल देता है। तो अपॉर्चुनिटी तो भरी पड़ी है, फिर जो आपका ज्ञान है कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइजेशन करके आप एक दूसरा रास्ता भी खोज सकते हैं। तो ज्ञान कभी भी आपका व्यर्थ नहीं जाता, मेरा मानना है। आपका ये मानना बहुत सही है, लेकिन ऐसे बच्चों का क्या करें जो करियर के पहले ही पड़ाव पर आकर डिप्रेस हो जाते हैं और कई बार छोटी बातों के लिए बड़े बड़े ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिसके लिए ज़िंदगी भर पछताते हैं। तो ऐसे में क्या ये करियर काउंसलर उनके लिए बहुत कुछ कर सकता है? मैं बिल्कुल मानता हूं कि पहले तो ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। आजकल हम सोशल मीडिया के माध्यम से एक जगह बैठ के छोटे छोटे दूर दराज के गांवों तक पहुंच रहे हैं। ये हमारी इन्फॉर्मेशन पता नहीं कहां तक जाएगी, दुनिया के हर एक कोने में चली जाएगी। पहले ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। यदि जैसे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मान लीजिए ज़िंदगी में कुछ कम नंबर आए, आपने जो मनचाहा, जो आप चाहते थे अंक वो नहीं पाए, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अब यदि हम उदाहरण ले, ऐसे तो कितने उदाहरण पूरे इतिहास में भरे हैं, बड़े बड़े उदाहरण भरे पड़े हैं कि बिल गेट्स साहब फर्स्ट ईयर में फेल हो गए तो वो तो डिप्रेशन में नहीं गए। वो बोले कि और क्यों फेल हो गए, कि उनका एक पैशन था कि आईटी में काम करते थे वो, और वो अपने पैशन को फॉलो करने के चक्कर में वो उन्होंने परीक्षा अच्छे से तैयारी नहीं की और फेल हो गए। तो उन्होंने पैशन को इम्पॉर्टेंट माना, एक तरह से पढ़ाई और प्रोफेशन जो था उसको साइड हो गया। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो उनके क्लास के बच्चे थे वो जब पढ़ाई करके आए तो नौकरी के लिए कहाँ ढूंढने आए, माइक्रोसॉफ्ट आए। ऐसे स्टीफन स्पीलबर्ग का है,
जब हार्वर्ड में एडमिशन लिया उन्होंने, तो हार्वर्ड में एडमिशन लिया और धीरे धीरे उनके पास पैसे नहीं थे, घर से थोड़ा कमजोरी थी, एक तरह से गरीब परिवार के थे, तो उनको बेचारे फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना था। तो हार्वर्ड में एडमिशन लेने के बाद भी घर की परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने नौकरी स्टार्ट कर दी, और मिला कहाँ पे उनको ये जो दुनिया की बहुत बड़ी जो फिल्म मेकर कंपनी, वहाँ पे जाके उनको मिला, और वहीं पे जो है एडिट करते करते उनको लगा कि हम तो इसी के लिए एडमिशन लिए थे, सिनेमा और मीडिया स्टडीज ही मुझे पढ़ना था। तो उनको उसी में इतनी रवानगी हो गई कि फिर उन्होंने दोबारा वहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ गए ही नहीं, और वो उनको 37 साल बाद वो दोहराते हैं कि हम इसलिए लेक्चर देने आए हैं कि हमारे काम के बदौलत हार्वर्ड मुझे आज डिग्री देने के लिए नहीं बुलाया है, हमें सम्मानित करने के लिए आया है कि जो डिग्री लेकर के हम कहीं काम करते, वो तो मुझे जो फर्स्ट ईयर में स्ट्रगल करते हुए मिल गया। तो बच्चों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका पैशन क्या है। कभी भी आप जो है एक तरह से पढ़ाई में नंबर कमाए हैं या ज़्यादा हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं होता। आप जीवन में किस मुकाम तक कैसे पहुंचते हैं, वो महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जैसे ही एक बार आपका करियर बन जाता है, तो ना तो 10th के मार्क्स पूछे जाते हैं, ना 12th के मार्क्स पूछे जाते हैं, ना ग्रेजुएशन के मार्क्स पूछे जाते हैं, वो साइड में रख दिए जाते हैं, और सामने वाले का चेहरा, उसकी पर्सनालिटी और उसकी काबिलियत महत्वपूर्ण हो जाती, अंक महत्वपूर्ण नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपके अंदर की जो क्षमता है, आपके अंदर की जो काबिलियत है, वो हमेशा हमेशा आगे चलेगी। कुछ नंबर कम आ जाने से निराश नहीं होना चाहिए, और जीवन में हताश नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी आगे बढ़ते चलते चलने का नाम है, और मुझे लगता है बढ़ते चले जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता आपको मिलता चले। संजय जी, समय बढ़ते बढ़ते वहाँ पहुँच गया जहाँ CUET का रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट आने के बाद कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति भी आ गई है। क्या आपको लगता है बच्चे खुश हैं या कंफ्यूज हैं? क्योंकि बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। देखिए, CUET भारत में जो है कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है, एक तरह से ये पहली बार हुआ है, और इसमें जब आप कोई भी पहली बार काम करते हैं तो गलतियां होती हैं, और ये छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं था। जो मेरे पास जानकारी है, 14,90,000 के से ऊपर बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए थे ऑल ओवर इंडिया। NTA ने इस एग्ज़ाम को लिया था, लेकिन ये नीट जैसा एग्ज़ाम नहीं है कि एक ही दिन एक ही विषय का आपको टेस्ट होगा, और उसमें एक तरह से जो आपका जो टॉप करेगा उसकी भी रैंकिंग की घोषणा कर दी कि नीट में ये लड़का फला फला लड़का यहाँ से टॉप किया। CUET एक ऐसा एग्ज़ाम है जो मिक्स है। इसमें 61 सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, और 61 सब्जेक्ट तो शामिल किया ही गया है, साथ ही साथ इसके साथ विशेषता ये है कि मॉर्निंग शिफ्ट में कोई बच्चा वही एग्ज़ाम दे रहा है, किसी ग्लिच की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया, टेक्निकल खराबी की वजह से, तो वही पेपर, वो दूसरा पेपर आ गया, एक का इजी आया, एक का टफ आ गया। तो इवनिंग वाला जो दे रहा वो थोड़ा सा टफ हो गया। तो मॉर्निंग वाले को क्या है, ज़्यादा अंक आ गए, तो इवनिंग वाले को कम आए। अब क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, UGC जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि जब इतने सारे कम्बिनेशंस हैं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो इसमें तो ना कोई टॉपर हो सकता है, ना कोई एक फाइनल रिजल्ट दे सकते हैं। क्योंकि एक बच्चा, वो सीधे ऑप्शन दिया गया था कि 9 सब्जेक्ट में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पोल साइंस में यदि आपका नहीं हो रहा है तो हिस्ट्री भी दे सकते हैं, हिस्ट्री नहीं हुआ तो लिटरेचर भी दे सकते हैं, लिटरेचर में नहीं हो रहा तो BA प्रोग्राम भी ऑप्शन है, उसमें आप जा सकते हैं। तो इस तरह के पास जब आपके ऑप्शंस थे, और मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में सेम पेपर लिया जा रहा, तो मान लीजिए कि एक बच्चे का CUET के अंक में 800 में 772 आ रहा है, मान लीजिए 782 आ रहा है कुछ, मान लीजिए, या 95% आ रहा है, और इवनिंग वाले शिफ्ट में वही पेपर बच्चा देता है, उसका 85% आ रहा है। अब क्या करेगी UGC, क्या करेगी, पेपर वही है लेकिन टाइमिंग अलग है, तो एक एवरेज वो का, जिसको हम आजकल न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, टेलीविज़न में देखा होगा, नॉर्मलाइज स्कोर करके वो देंगे। तो एक 95 वाला और एक 85 वाला, दोनों को कंबाइन करके एवरेज जो उनका कैलकुलेशन होगा, परसेंटाइल की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीधे रूल्ड आउट हो गया कि परसेंटाइल के आधार पर जो है कैलकुलेशन नहीं करेंगे, नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर ही कैलकुलेशन होगा। तो 95 वाला और 85 वाले के बीच में वो नॉर्मलाइज स्कोर 90 यदि है, तो उसी के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। अब इसमें किसी को कुछ फ़ायदा हो सकता है, थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच का रास्ता मुझे लगता है निकालना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे कम्बिनेशन हैं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतने सारे चॉइस हैं,
तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है प्रैक्टिकल आधार पर नीट के जैसा एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, जेई के जैसा एग्ज़ाम नहीं हो सकता, सीईटी इन सबसे अलग है और पहली बार है तो थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है समस्या आएगी, इसमें घबराना नहीं है। जी बिल्कुल, घबराना तो नहीं है, लेकिन एक सवाल और है मन में कि जो विद्यार्थी 80 या उसके आसपास रहेंगे, उन्हें तो शायद कुछ निश्चितता होगी कि उन्हें एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन जब इतना बड़ी संख्या में छात्र वहाँ पेपर दे रहे हैं, तो जो 60 से नीचे वाले हैं, उनके लिए फिर क्या है? इतना अच्छा आपने पूछा। देखिए सिर्फ यही एडमिशन के प्रोसेस के लिए नहीं है, मैं तो बोलता हूँ कोई भी एग्ज़ाम भारत में उठाकर देख लीजिए, एक दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, कंपटीशन हर जगह होता है, सीट कम होती हैं और उसको चाहने वाले पाने वाले ज़्यादा होते हैं। तो ये सिर्फ यहाँ की नहीं है, ये पूरे दुनिया का ही है। जो टैलेंटेड है, जो मेहनत किया है, जो लगातार प्रैक्टिस किया है, अल्टीमेटली सफलता उसे ही मिलेगी। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपने मेहनत कम किया है इसलिए आपके कम अंक आए, और जो मेहनत किया है वो दरवाजे के अंदर जाएगा। तो ये चीज़ें हमेशा, मान लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल सीट है 70,000 और एप्लीकेशन आई हैं 6 लाख, तो ओबियसली है कि बहुत सारे बच्चों के लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा, बंद हो जाएगा, कुछ ही लोग इन हो पाएंगे। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन है तो 60% वाले ऐसे नहीं कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हो सकता है कि वो 60% वाले कुछ ऐसा करियर ऑप्शन चूज कर लें इस बीच, जब उनका अच्छी जगह जहाँ ड्रीम था उनका। क्योंकि हम लोग क्या है ना, 3-4 जगह से प्रभावित होते हैं। एक तो माँ पिता का जो एडवाइस होता है उनके हिसाब से, एक पीयर ग्रुप, दोस्त कहाँ जा रहे हैं उनके, और एक मीडिया के माध्यम से हम प्रभावित होते हैं। तो ये जो मीडिया का एक तरह से ब्रांडिंग होता है कॉलेज के नाम पे, यूनिवर्सिटी के नाम से, बहुत ज़्यादा आप उससे प्रभावित नहीं होइए। आप अपनी क्षमता को पहचानिए, हम किसके लिए बने हैं। यदि वो पहचान लिए तो आपके लिए 60 या 70 और 80 कोई मायने नहीं रह जाता। आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि कोई दिक्कत नहीं, तू 80% लेके तू ग्रेजुएशन कर, हम 60% लेके सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं। और जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, 1 साल वाला डिजिटल मार्केटिंग वाला किसी कंपनी का, स्टार्टअप का हेड बन गया होगा। हो सकता है जब तक आप पीजी करें तब उसकी कंपनी सेटअप हो चुकी होगी। तो अब डिसाइड आपको करना है, आप बॉस बनने के जा रहे हैं या एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं। तो घबराना कोई दिक्कत नहीं, क्षणिक जो है कम और अधिक नंबर से किसी का भाग बनता और बिगड़ता नहीं। हमेशा यह ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं दरवाजे आपके लिए अलग ढंग से और अच्छे ढंग से खुले हैं, तो वो हमेशा ध्यान रखिए। सच में मुझे आपकी बातों से और आपसे मिलकर ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ हमेशा रहता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। तो संजय जी, मुझे ये बताइए कि असलियत में कॉलेज की तैयारी शुरू कब से करनी चाहिए? देखिए अभी तक जो है पूरे देश में क्या है, सभी जगह पे एक तरह से नंबर के आधार पर एडमिशन होता था। ये पहली बार हुआ है जब सीईटी पूरे ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च हुआ है, और आई थिंक 64 इस बार यूनिवर्सिटी उसमें शामिल थी। तो ऐसे में क्या करना है, एक तो आपको नंबर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो आदमी अच्छा नंबर पाएगा वो तैयारी भी कर लेगा। लेकिन सीईटी के एग्ज़ाम एक फोकस्ड होकर आप कीजिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक आइडिया है वो आपका 11th और 12th की जो एनसीईआरटी किताबें हैं वहीं से पूछा जाता है। तो वो फोकस करके पढ़ेंगे। और तैयारी का जहाँ तक सवाल है, आप बोर्ड का जैसे एग्जाम है उसके 6 महीने पहले से बेसिकली तैयारी लेकर के, सैंपल लेकर के, और पुराने पैटर्न, क्योंकि पहली बार है तो बहुत ज़्यादा सैंपल नहीं मिलेगा, लेकिन एक ट्रेंड पता चल जाएगा किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। वो ट्रेंड के नज़रिए से एक तरह से मुझे लगता है कि यूपीएससी एग्जाम के जैसे सीयूईटी है कि आपको एक एक लाइन समझना होगा, और उसी में से कुछ केस स्टडी बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे जहां से आपको उसी में उत्तर छुपा होगा। तो इस तरह करके आप, हमें लगता है, तैयारी करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं होगा। एक लैंग्वेज पढ़ना होगा, एक जीएस पढ़ना होगा, और एक सब्जेक्ट फोकस करना जिसमें आप देना चाहते हैं, तो फोकस करके चलेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग कहते भी हैं कि प्रैक्टिस में परफेक्ट, जितना करेंगे तो मुझे लगता है आपका कोई भी इस तरह का सीयूईटी का एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। संजय जी, वैसे तो बातें, सवाल और ये मुलाकात कभी कम नहीं पड़नी चाहिए और कभी कम होगी भी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे जो आपसे कुछ निजी बातचीत करना चाहते होंगे, अपने मन की उलझनों को सुलझाना चाहते होंगे, तो क्या वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। और मैं जो है, एक मिशन एडमिशन हमारा चैनल है, उसमें जाकर वो देख भी सकते हैं, और वहाँ पे मेरा नंबर दिया होगा,
वहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से या मेल आईडी होगा, उसमें जाकर सवाल पूछ सकते हैं, या मुझे व्यक्तिगत रूप से यदि मुझे कोई संपर्क करना चाहता है तो वो मेल लिख करके और अपना जो सवाल वो भी आप पूछ सकते हैं और अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। संजय जी, आपके साथ ये जो हमारी आज की सार्थक बातचीत रही, मुझे लगता है इससे हमारे बहुत सारे दर्शकों को एक नई दिशा मिली होगी। आज के इस सफ़र पर बस इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।